मध्यवर्गीय परिवार की 58 वर्षीय विमला जी रसोई की भीषण गर्मी में खड़ी होकर 15 लोगों का खाना बना रही थी। बाहर उनके बेटे सुमित के ससुराल वाले आए थे। सुमित की पत्नी रीना ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर अपनी सहेलियों जैसी सास होने का बखान कर रही थी। रीना बाहर कहती, मेरी सासू माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है, मुझे किचन में कदम भी नहीं रखने देती। लेकिन जैसे ही मेहमान चाय की मांग करते, रीना रसोई में आकर फुसफुसाती, मम्मी जी हाथ जरा जल्दी चलाइए, मेरे मायके वाले बैठे हैं। अगर चाय ठंडी हुई तो आपकी शाम की दवाइयाँ मुझे याद नहीं रहेंगी। विमला जी की आंखों में मोतियाबिंद का शुरुआती असर था। धुंधली आंखों से उन्होंने खौलती चाय कप में डाली। तभी अचानक संतुलन बिगड़ा और गर्म चाय उनके पैर के पंजे पर गिर गई। वह कराह उठी, लेकिन रीना ने सहानुभूति देने के बजाय डांटा, सारा फर्श गंदा कर दिया, जल्दी पोछिए, इसे आदित्य आने वाला है। शाम को जब आदित्य ऑफिस से आया तो उसने देखा कि विमला जी एक कोने में दीवार का सहारा लेकर खड़ी हैं और रीना माथे पर पट्टी बांधे सोफे पर लेटी हैं। आदित्य, आज तो तुम्हारी माँ की जिद ने मुझे थका दिया। उन्होंने कहा कि आज सारा खाना बहू बनाएगी। देखो, जलते चूल्हे के सामने काम करके मेरा सिर चकरा रहा है। आदित्य ने कहा, आपको कितनी बार कहा है कि रीना नाजुक है, आप सारा दिन कमरे में बैठकर माला जपती हैं, क्या आप एक वक्त का खाना नहीं बना सकती थी? विमला जी खामोश रही। वह जानती थी कि अगर उन्होंने सच बोला तो रीना उनके बेटे के कान और भरेंगी और घर का कलेश बढ़ जाएगा। उन्होंने चुपचाप अपने जलते हुए पैर को साड़ी के पल्लू से ढक लिया। अगले दिन आदित्य ने वर्क फ्रॉम होम लिया, लेकिन यह बात उसने किसी को नहीं बताई। वह ऊपर के कमरे में अपनी फाइलें देख रहा था। तभी नीचे से तेज आवाज़ें आईं। रीना विमला जी पर चिल्ला रही थी, यह क्या साड़ी पहनी है? मेरे दोस्त आ रहे हैं, कम से कम प्रेस किए हुए कपड़े तो पहनिए। जाइए, मेरी भारी सिल्क की साड़ी प्रेस कीजिए और याद रहे, अगर एक भी सिकन रही तो आज रात आपको खाना नहीं मिलेगा। विमला जी ने कांपते हाथों से भारी लोहे की प्रेस उठाई। कमजोरी के कारण उनके हाथ से प्रेस छूटी और उनके हाथ के साथ साथ रीना की महंगी साड़ी भी जल गई। रीना ने आपा खो दिया और विमला जी को धक्का दे दिया। विमला जी जमीन पर गिरी और उनके पैर की पुरानी चोट फिर से छिल गई। जैसे ही रीना ने हाथ उठाया, ऊपर से आदित्य की गरजती आवाज़ आई, बस रीना। आदित्य नीचे उतरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और देखा कि वह जगह जगह से जली हुई थी। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, मैं कल से देख रहा था कि माँ लंगड़ाकर चल रही हैं और तुम कह रही थी कि काम तुमने किया है। माँ के हाथ के ये छाले चीख चीख कर सच बोल रहे हैं। जो औरत अपनी माँ जैसी सास को भूखा रखने की धमकी दे सकती है, वह मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं। आदित्य ने तुरंत अपनी माँ के चरणों में सिर झुकाकर माफ़ी मांगी। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वह रीना को उसके मायके छोड़ेगा।
ताकि उसे समझ आए कि रिश्तों की कद्र क्या होती है। उसने विमला जी से कहा, माँ, अब इस घर में आपकी सेवा होगी, हुकूमत नहीं। आदित्य का फैसला सुनकर रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिसे अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई थी। आदित्य ने तुरंत रीना का बैग पैक किया और उसे दरवाजे की तरफ ले गया। रीना गिड़गिड़ाने लगी, आदित्य, मुझसे गलती हो गई। मैं बस घर में अपनी जगह बनाना चाहती थी। आदित्य ने कड़वाहट से कहा, जगह दिल में बनाई जाती है रीना, दूसरों को गिरा कर नहीं। तुमने मेरी माँ के शरीर को ही नहीं, उनकी आत्मा को भी जख्मी किया है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, तुम यहाँ नहीं रहोगी। आदित्य ने उसे उसके मायके छोड़ दिया और साफ कह दिया कि जब तक वह माँ से माफ़ी नहीं मांगती और खुद को नहीं बदलती, उसे वापस लाने कोई नहीं आएगा। घर में सन्नाटा छा गया था। आदित्य अपनी माँ के पास बैठा और उनके जले हुए हाथों पर मरहम लगाने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी ही आंखों पर पट्टी बांधे बैठा रहा। विमला जी ने अपने बेटे का सिर सहलाया और धीरे से कहा, बेटा, बहू अभी नादान है। उसे लगा कि अधिकार छीनने से मिलते हैं, कमाने से नहीं। उसे थोड़ा समय दो, वह समझ जाएगी। माँ की इस महानता ने आदित्य को और भी शर्मिंदा कर दिया। अपने मायके में रीना को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसके भाई और भाभी उसे बोझ समझने लगे। भाभी उसे ताना मारती, रीना, जरा रसोई संभाल लेना, आज मेरा सिर दुख रहा है। जब रीना खुद रसोई में पसीने से लथपथ होकर रोटियां सेंकती तो उसे विमला जी का वह चेहरा याद आता जो चुपचाप उसकी सारी कड़वी बातें सह लेती। एक दिन काम करते वक्त रीना की उंगली भी जल गई। जलन होने पर जब वह माँ कहकर चिल्लाई तो उसकी अपनी माँ ने पास आने के बजाय दूर से ही कह दिया, दवा लगा ले और जल्दी खाना बना। उस पल रीना को एहसास हुआ कि सास का रिश्ता सिर्फ फर्ज का नहीं बल्कि सुरक्षा का कवच होता है। उसे अपनी सास की वह मुस्कान याद आई जो हर मुश्किल में भी बनी रहती थी। 3 महीने बाद घर की घंटी बजी। आदित्य ने दरवाज़ा खोला तो सामने रीना खड़ी थी। उसके हाथ में कोई महंगा गिफ्ट नहीं बल्कि विमला जी की मनपसंद मिठाइयाँ और दवाइयों का नया पैकेट था। वह बिना कुछ कहे सीधे विमला जी के कमरे में गई और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी जी, मुझे दवाइयाँ बंद करने की धमकी देने का हक नहीं था। आज मुझे पता चला कि अपनों का साथ क्या होता है। मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपकी बहू नहीं, बेटी बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। विमला जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। अब रसोई में विमला जी कुर्सी पर बैठती थी और रीना खाना बनाती थी। आदित्य ऑफिस से आता तो देखता कि माँ और बहू मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं। रीना की वापसी के बाद घर का माहौल तो बदल गया था, लेकिन आदित्य के मन में अभी भी एक डर था। रीना को आए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि विमला जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई
उन्हें तेज बुखार और जोड़ों में असहनीय दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने कहा कि यह उम्र का असर और पुरानी चोटों का संक्रमण है। अब विमला जी पूरी तरह बिस्तर पर थी। आदित्य ने सोचा कि शायद अब रीना फिर से चिढ़ने लगेगी, क्योंकि एक बीमार बुजुर्ग की सेवा करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। लेकिन रीना ने जो किया उसने आदित्य का सारा संदेह धो दिया। अब मंजर बदल चुका था। जो रीना कभी 20 डिग्री एसी में सोफे पर लेटी रहती थी, अब वह सारा दिन विमला जी के कमरे में पंखे के नीचे बैठी रहती। वह विमला जी के घावों पर पट्टी करती, अपने हाथों से उन्हें दलिया खिलाती, रात रात भर जागकर उनकी पिंडलियों को दबाती ताकि उन्हें नींद ना आ जाए। एक रात आदित्य चुपके से कमरे के बाहर खड़ा होकर देखने लगा। विमला जी नींद में बड़बड़ा रही थी। बहू, तू सो जा, तू थक गई होगी। रीना ने उनके माथे को चूम कर कहा, माँ, उस दिन जो चाय आपके पैर पर गिरी थी उसकी जलन मुझे आज अपने कलेजे पर महसूस होती है। जब तक आपको ठीक नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं आएगा। एक दिन रीना की वही सहेलियां घर आईं, जिनके सामने वह कभी सास की बुराई करती थी। उन्होंने देखा कि रीना अपनी सास के गंदे कपड़े बदल रही हैं। रीना ने टोका, रीना, तू पागल हो गई है क्या? मेड रख ले इन कामों के लिए। अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? रीना ने शांति से जवाब दिया, ये मेरी जवानी बर्बाद नहीं हो रही, बल्कि मेरा भविष्य बन रहा है। मैंने एक बार एसी की ठंडक के लिए माँ की ममता को धूप में तपाया था। अब मुझे समझ आया कि असली सुकून तो माँ के आशीर्वाद की छाँव में है। सहेलियां निरुत्तर होकर चली गई। कुछ हफ्तों की सेवा के बाद विमला जी स्वस्थ होकर खड़ी हो गईं। एक सुबह आदित्य ने देखा कि रसोई से हंसी की आवाज़ें आ रही हैं। विमला जी और रीना साथ मिलकर नाश्ता बना रही थी। विमला जी ने आदित्य को देखकर कहा, बेटा, आज मैंने बहू से कहा कि मुझे रोटियां सेकने दे, पर इसने मुझे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठा दिया है और कहती हैं कि अब मेरा काम सिर्फ हुक्म चलाना है। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने देखा कि जिस घर में कभी घमंड की दीवारें थी, आज वहाँ सम्मान की छत बन चुकी थी। जब विमला जी ने अपनी अलमारी की चाबियां रीना को सौंपनी चाहीं, रीना ने चाबियां वापस विमला जी के पल्लू में बांध दी और कहा, माँ, इस घर की मालकिन आप थी और हमेशा रहेंगी। मुझे तो बस इस घर की बेटी बने रहने का हक चाहिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सोचा, घमंड टूटना जरूरी था ताकि इंसानियत जुड़ सके। विमला जी और रीना के बीच का यह रिश्ता अब मिसाल बन चुका था। घर में खुशियाँ तब दोगुनी हो गईं जब पता चला कि रीना माँ बनने वाली हैं। यह खबर सुनते ही विमला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी, लेकिन रीना के मन में एक अज्ञात भय ने जन्म ले लिया। एक शाम रीना ने विमला जी का हाथ थाम कर कहा, माँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे डर है कि कहीं मेरा बच्चा भी वैसा ही ना निकले जैसा व्यवहार मैंने आपके साथ शुरू किया था। लोग
कहते हैं कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। विमला जी ने मुस्कुराकर रीना को समझाया, बेटी, कर्मों का हिसाब केवल दंड से नहीं बल्कि सुधार से भी बदलता है। तूने जो पिछले 1 साल में सेवा की है उसने पुराने सारे दाग धो दिए हैं। अब तेरा बच्चा तुझे वह देखेगा जो तू आज है, वह नहीं जो तू कल थी। रीना ने तय किया कि वह इस प्रायश्चित को केवल अपने घर तक सीमित नहीं रखेगी। उसने अपने मोहल्ले की उन महिलाओं का एक समूह बनाया जो अक्सर अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार करती थी या उन्हें बोझ समझती थी। उसने अपने घर पर ममता चौपाल शुरू की। वहाँ वह अपनी कहानी सुनाती, बिना किसी शर्म के वह बताती कि कैसे उसने अपनी सास की कलाई जलाई थी और कैसे उसे नाटक करके अपने पति को गुमराह किया था। उसकी ईमानदारी देखकर कई और बहुओं की आंखों से नकाब उतरने लगा। आदित्य, जो कभी अपनी पत्नी के व्यवहार से टूट चुका था, आज अपनी पत्नी को समाज सुधारते देख गर्व से भर उठता। उसने देखा कि रीना अब केवल एक अच्छी बहू नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन आदित्य ने रीना से पूछा, रीना, तुमने वह पुरानी जली हुई साड़ी अभी तक संभाल कर क्यों रखी है जिसे तुमने माँ के ऊपर फेंक दिया था? रीना ने कहा, वह साड़ी मेरे लिए एक आईना है। जब भी मुझे जरा सा भी गुस्सा आता है या मेरा मन अहंकारी होने लगता है, मैं उस जली हुई साड़ी को देख लेती हूँ। वह मुझे याद दिलाती है कि रिश्तों को जलाना आसान है पर उनकी राख से दोबारा विश्वास का महल खड़ा करना बहुत मुश्किल। समय बीतता गया और रीना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। विमला जी ने अपनी पोती का नाम रखा क्षमा। आज विमला जी 70 साल की हैं। अब वह ना तो रसोई में पसीने से लथपथ होती हैं और ना ही उन्हें एसी के झटके बीमार करते हैं। अब वह घर के आंगन में आराम कुर्सी पर बैठती हैं। उनकी पोती क्षमा उनके पास बैठकर कहानियाँ सुनती है और रीना दूर से उन्हें देखकर मुस्कुराती है। उस घर की हवा में अब नफरत का जहर नहीं बल्कि सम्मान की महक थी। विमला जी और रीना की कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन था। लेकिन नियति ने अभी एक अंतिम और सबसे बड़ा सबक बाकी रखा था जो इस परिवार के संस्कारों को 7 पीढ़ियों के लिए अमर करने वाला था। वर्षों बाद जब विमला जी 80 वर्ष की हो चुकी थी और उनकी पोती क्षमा अब 12 साल की थी, एक रात अचानक शहर में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधी रात का वक्त था। पूरा घर हिलने लगा। आदित्य और रीना हड़बड़ा कर उठे। आदित्य चिल्लाया, रीना, क्षमा को लेकर बाहर भागो जल्दी। रीना ने क्षमा का हाथ पकड़ा लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी वह ठिठक गई। उसने देखा कि विमला जी का कमरा दूसरी तरफ था और झटकों के कारण उनके कमरे का भारी वार्डरोब दरवाजे के सामने गिर गया था। छत से प्लास्टर गिर रहा था। आदित्य ने बाहर से चीखते हुए कहा, रीना, बाहर आओ, घर कभी भी गिर सकता है। लेकिन रीना ने क्षमा का हाथ छोड़ दिया और कहा, बेटा, तू बाहर जा, तेरी दादी अंदर फंसी है। अगर आज मैं उन्हें छोड़ कर गई तो मैं
अपनी नज़रों में फिर से वही पुरानी रीना बन जाऊंगी जिसने एक बार माँ का हाथ जलाया था। रीना अकेले ही उस अंधेरे और हिलते हुए घर के अंदर भागी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी अलमारी को धक्का दिया। उसके हाथ छिल गए, नाखून उखड़ गए, लेकिन उसे केवल विमला जी की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। रीना ने विमला जी को अपने कंधे का सहारा दिया और उन्हें लगभग घसीटते हुए बाहर ले आई। जैसे ही वे दोनों घर के लॉन में सुरक्षित पहुंची, घर का एक हिस्सा भर कर गिर गया। धूल और धुएं के बीच विमला जी ने रीना के चेहरे को छुआ। रीना के हाथ लहूलुहान थे। विमला जी रोते हुए बोली, बेटी तूने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैं तो वैसे ही अपनी उम्र जी चुकी थी। रीना ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ शरीर तो मिट्टी है, लेकिन अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं अपनी बेटी को क्या सिखाती? आज क्षमा ने देखा कि संकट में अपनों का साथ कैसे दिया जाता है। यही मेरी उसके लिए सबसे बड़ी वसीयत है। सुबह हुई, घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, लेकिन परिवार सुरक्षित था। मोहल्ले के लोग इकट्ठे थे। आदित्य ने देखा कि उसकी 12 साल की बेटी क्षमा अपनी माँ के छिले हुए हाथों पर पट्टी बांध रही थी और अपनी दादी के पैरों को सहला रही थी। आदित्य की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने महसूस किया कि जिस घमंड को उसने वर्षों पहले तोड़ा था, उसकी जगह अब त्याग के ऐसे बीज बोए जा चुके हैं जो कभी नहीं सूखेंगे। विमला जी ने अपनी कांपती आवाज़ में सबको संबोधित करते हुए कहा, मकान ईंट और पत्थरों से गिर सकते हैं, पर जिस घर की नींव माफ़ी और सेवा पर टिकी हो, उसे कोई भूकंप नहीं हिला सकता। रीना अब केवल एक बहू या माँ नहीं थी, वह उस घर की आत्मा बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि इंसान का अतीत चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, उसका वर्तमान और भविष्य उसकी अपनी पसंद से मीठा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।